नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। लोकतंत्र देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। विपक्षी गठबंधन संविधान बचाओ की मुहिम चलाकर मोदी सरकार को घेर रहा है। विपक्ष सरकार पर संविधान खत्म करने साजिश का आरोप लगा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी तो बकायदा हाथ में संविधान लेकर इसकी मोदी सरकार से रक्षा करने की बात भी कह रहे हैं, लेकिन अब मोदी सरकार ने इसकी काट निकाल ली है। केंद्र की मोदी सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है। इसको लेकर केंद्र ने नोटिफिकेशन जारी किया है। दरअसल 25 जून 1975 को तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। अब मोदी सरकार ने कांग्रेस को घेरते हुए इस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है। अब इस पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। विपक्ष का आरोप है कि देश में पिछले 10 साल से अघोषित आपातकाल लगा हुआ है और पीएम मोदी तानाशाही कर रहे हैं, लगातार तानाशाहों की तरह कार्य कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तानाशाही मानसिकता का परिचय देते हुए देश पर आपातकाल थोपकर लोकतंत्र की आत्मा का गला घोटने का कार्य किया था। संविधान पर संग्राम अब एक कदम और आगे बढ़ गया है। इस जंग में निर्णायक बढ़त हासिल करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है। इसको लेकर केंद्र ने नोटिफिकेशन जारी किया है। दरअसल 25 जून 1975 को तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। अब इसी के मद्देनजर मोदी सरकार ने कांग्रेस को घेरते हुए इस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने पोस्ट किया, 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तानाशाही मानसिकता का परिचय देते हुए देश पर आपातकाल थोपकर हमारे लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। लाखों लोगों को बिना किसी गलती के जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। यह दिन उन सभी लोगों के महान योगदान को याद करेगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को सहन किया था। केंद्र के नोटिफिकेशन होने के बाद पीएम मोदी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी ने आपातकाल को देश का काला अध्याय बताते हुए कहा कि 25 जून को कांग्रेस की इंदिरा सरकार ने संविधान की हत्या की कोशिश की थी। नहीं किया गया है, ये बहुत देश के लिए जरूरी है, संविधान के लिए जरूरी है। और डॉक्टर बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है इस देश को, उस संविधान का रक्षा करना हम सबका दायित्व है। और कांग्रेस पार्टी संविधान की हत्या करते हैं और फिर नाटक करता है, संविधान का कॉपी पकड़ के लहराने का नाटक करता है। ये बहुत गलत बात है। और जिन्होंने भी 1975 में जो जुल्म सहा है, उस समय का जो प्रकोप, जो कांग्रेस पार्टी ने टॉर्चर किया है इनोसेंट लोगों को, सिविल लिबर्टी राइट खत्म कर दिया है, फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्सप्रेशन सारा खत्म किया गया था, वो दोबारा ना हो, इसके लिए बड़ा कदम उठाया गया है। कौन कौन से लोगों ने, किन किन राजनीतिक दलों ने क्या क्या काम किए हैं और जो उससे ही देश सीखता है। आज जो काला दिवस बनाने की बात हो रही है, जो संविधान की हत्या की बात हो रही है, उस दिन किस प्रकार से आपातकाल लगाकर इंदिरा गांधी की हठधर्मी के कारण इंदिरा गांधी जी ने जिस प्रकार से अपने चुनाव में अनियमितता बरती थी और कोर्ट ने उनको निर्धारित किया था कि वह उसके योग्य नहीं है और उसमें अपने राजनारायण जी को बना दिया था वहां का सांसद। लेकिन वो कोर्ट में जाने के बजाय रात में आपातकाल लगाया गया और आपातकाल ऐसा घिनौना दिन था जिस दिन लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया, निर्दोष लोगों को, बड़े बड़े नेता को, जयप्रकाश नारायण जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, लालू यादव, मुलायम यादव, ये सभी लोग जेलों में गए थे। ये सब अब मोदी सरकार के इस फैसले पर सियासी जंग शुरू हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार तो रोजाना संविधान की हत्या कर रही है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर रोजाना संविधान की हत्या कर रही है और उसका सबसे जीता जागता उदाहरण है दिल्ली के प्रचंड बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री को बिना किसी तथ्य के, बिना किसी प्रमाण के झूठे आरोप बना करके, षड्यंत्र करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके उठा करके जेल में डाला हुआ। मतलब मेरी पहला रिएक्शन, लुक हु इज टॉकिंग, कौन बोल रहे हैं ये बात, जिन्होंने संविधान को तहस नहस करके रख दिया। फादर स्टैन स्वामी क्यों गए दुनिया से, बता पाएंगे? हमारे हजारों लोग क्यों जेल में हैं? ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट क्यों जेल में हैं? इंदिरा जी के सलाहकार इतने मजबूत नहीं थे जितने इनके हैं, नहीं तो इंदिरा जी को भी कहते कि 352 मत लगाओ, 352 जैसे हालात पैदा कर दो, जो आपने करके रख दिया। आज 50 साल पहले की एक घटना, 49 साल पहले का एक प्रकरण, सारी अपनी बेरोजगारी से, हर तरफ असफलता से, चीन ने जो हमारी सीमा पर अतिक्रमण कर रखा है, उन सब से ध्यान हटाने के लिए मनाया जा रहा है संविधान हत्या विरोधी दिवस। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, जिस दिन आपातकाल लगी थी उसके बाद तो बहुत से चुनाव हो चुके, बहुत से जनादेश आ चुके, लेकिन ये भी सच्चाई है जिस दिन से मोदी सरकार ने सत्ता संभाली है, हर रोज संविधान की हत्या हो रही है। 2014 से हर दिन भाजपा ने संविधान की हत्या की है। आपने हाल ही में देखा होगा चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन, जहां पर अनिल मसीह कैमरा पर संविधान की हत्या भाजपा के इशारे पे करते पाए गए और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे थे। आपने देखा होगा दिल्ली के केस में एक 9 साल की लंबी लड़ाई के बाद जब हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सर्विसेज हमारे हाथ में, दिल्ली सरकार के हाथ में दी, तो भाजपा एक नया कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट देती है। दरअसल इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस समेत विपक्ष ने संविधान को बड़ा मुद्दा बनाया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर संविधान को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी की हार पर हुई मंथन में ये बात सामने आई कि विपक्ष ने संविधान को खत्म करने की साजिश की अफवाह फैलाकर चुनाव में बीजेपी का बड़ा नुकसान किया। ऐसे में मोदी सरकार ने विपक्ष के आरोपों के जवाब में आपातकाल को बड़ा मुद्दा बना दिया है। अब देखना है कि संविधान की आड़ में चल रही सियासत में किसका पलड़ा भारी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसमें केंद्र ने कहा है कि 25 जून 1975 में देश में आपातकाल लगाया गया था। ऐसे में अब भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। ये दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में ट्वीट भी किया। वहीं मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर कांग्रेस के नेता अब गुस्से में नजर आ रहे हैं और उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, हर रोज संविधान की हत्या हो रही है। केंद्र सरकार के इस कदम पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री एक बार फिर हिपोक्रेसी से भरी एक हेडलाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत के लोगों में हर साल 4 जून को इतिहास में मोदी मुक्ति दिवस के नाम से जाना जाएगा। तो इसी को लेकर लोकतंत्र भी करेंगे हम चर्चा। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता शांति प्रकाश जाटव जी जुड़ चुके हैं, स्वागत आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर सुमित गर्ग जी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भूपेंद्र कुमार जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। डॉक्टर सुमित गर्ग जी,
अमित शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया। अब भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। क्या कहेंगे केंद्र सरकार के इस निर्णय पर? रेशु जी नमस्कार। जी नमस्ते सर। रेशु जी, बड़ा अचरज का विषय है। जो लोग कुछ साल पहले तक न संविधान मानते, न देश के तिरंगे झंडे को मानते, आज संविधान की हत्या की बात करते। मुझे शायद ऐसा लगता है कि इस देश के नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के हॉटलाइन जो है उसके तार परमात्मा से मिल गए और प्रधानमंत्री जी ने परमात्मा से कहा होगा कि प्रभु, जो मैं 10 साल से देश में अघोषित लोकतंत्र आपातकाल लगाए हुए हूँ, जिस तरह से संविधान की रोज हत्या कर रहा हूँ, उसकी पोल खुल गई। जनता ने मुझे बहुमत से बाहर कर दिया। मैं एक आदत ऐसा प्रधानमंत्री बन गया जो 3 घंटे तक चुनाव हारा। मैं एक ऐसा आदत प्रधानमंत्री बन गया जिसका 4 लाख वोट कम हो गया। तो प्रभु मुझे बताएं मैं क्या करूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस खीज को मिटाने के लिए प्रधानमंत्री ने ये काम किया है। रेशु जी, मुझे ये बताया जाए, क्या ये देश अब भूतकाल में चलेगा? क्या हमें आगे नहीं जाना? अगर ऐसा ही है तो मैं कहता हूँ कि कल को जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 29 अगस्त को देश का गद्दार दिवस या माफीनामा दिवस बनाएंगे की घोषणा कर दें। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। अंग्रेजों को पहला माफीनामा लिखा था। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। शांत प्रकाश यादव जी को मिटाने वो कह रहे हैं कि वर्तमान की बात करिए, आने वाले भविष्य की आप बात करिए। कब तक पुरानी बातों को इसी तरीके से आप उठाते रहेंगे? क्या बीजेपी के पास कोई और विषय, कोई और मुद्दा आपातकाल के अलावा बचा नहीं है? जो बात यहाँ पर कह रहे हैं डॉक्टर सुमित गर्ग जी, उस पर तो जवाब दीजिएगा ही। इसके साथ ही कांग्रेस के कई नेता, विशेष तौर पर क्योंकि अजय राय को सुन रहे थे, तो वो भी कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव के परिणाम से आप लोग बेहद परेशान हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम कौन सा रास्ता लें, कौन सा हथियार इस्तेमाल करें जिससे इंडिया गठबंधन का जो रास्ता है वो आप रोक सकें। इसलिए आप बार बार सिर्फ आपातकाल की बात कर रहे हैं और कोई बात अब आपके पास नहीं बची है। देखिए, आज जो नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन हमारे सामने आया है, 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में सरकार ने मनाना तय किया है। इसकी बहुत सख्त जरूरत थी, क्योंकि आज का जो नौजवान है उसको ये मालूम नहीं कि इस संविधान के साथ में क्या क्या हुआ है। और सही मायने में अगर देश का नौजवान उन सब बातों को, जो आज जिसको राहुल गांधी जी जिस किताब को सर पर रख करके और सारी दुनिया में दिखा रहे थे कि हमें इसकी रक्षा करनी है, इन्होंने किस प्रकार से हत्या की, इस चीज की जानकारी होना बहुत जरूरी है। किस तरीके से 1971 के चुनाव में इंदिरा जी जीती और वो चुनाव जब कोर्ट में राजनारायण ले गए तो इनको हारा हुआ घोषित किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद में इनको 6 वर्ष के लिए जो है इनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। मगर चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा पाए थे, इस कारण से उन्होंने उसी रात को, जिस दिन ये निर्णय हुआ, उसी रात को इन्होंने देश के अंदर इमरजेंसी लगा दी। ये होता है किस तरीके से इन्होंने संविधान की हत्या की। देश के लेकिन सवाल तो यहाँ पर यही है ना शांत प्रकाश जाटव जी, 1975 की ये बात है और लगातार आप इसी मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए आए हैं। राहुल गांधी ने खुद भी इस बात को स्वीकार किया था कि आपातकाल एक गलती है और उन्होंने इस पर माफी भी मांगी थी। फिर क्या औचित्य रह जाता है अब इन सब बातों का, क्योंकि राहुल गांधी खुद माफी मांग चुके हैं और वो मानते हैं कि हाँ ये गलती थी। राहुल जी नहीं, रेशु जी, इंदिरा जी ने भी माफी मांगी। देखिए, राहुल जी ने मानी, गलती मानी या नहीं मानी, मगर राहुल जी को पता नहीं था कि ये आखिर आपातकाल लगा किस लिए था। ये तो इनको एक तरीके से जो फिल्म है ना, फिल्मी, क्योंकि फिल्मी अंदाज में और फिल्मी दुनिया के माया जाल में रहते हैं। जिस मुद्दे पर आप लगातार उनको घेर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनको वो मुद्दा ही नहीं पता, उनको आपातकाल के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं आज भी नहीं पता, मतलब बिना जानकारी के उन्होंने माफी मांग ली।
हाँ, आज भी नहीं पता। केवल ये क्योंकि अगर इसको वाकई पता हो तो ये किसी भी सूरत में मैं समझता हूँ कि अपने अंतरात्मा को किस तरीके से सर, अगर उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, उन्होंने उस बात को स्वीकार किया, उन्होंने माफी मांगी, तो आपको भी अब थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए ना। और भी मुद्दे हैं इस देश में जिनको आप उठा सकते हैं। मैं आऊंगी सर वापस, सब मुद्दों पे काम हो रहा है। हाँ, मैं आऊंगी वापस आपके पास, लेकिन और ये ठीक है सर, वापस से आऊंगी। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भूपेंद्र कुमार जी भी जुड़े हुए हैं, जरा उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। भूपेंद्र कुमार जी, क्योंकि विपक्षी गठबंधन संविधान बचाओ की मुहिम चलाकर मोदी सरकार को घेर रहा है। विपक्ष सरकार पर संविधान खत्म करने की साजिश का आरोप लगातार लगा रहा है। और लोकसभा चुनाव के समय आपने प्रचार के वक्त भी देखा होगा कि कैसे कांग्रेस, सपा और अन्य कई दल लगातार इस बात को कह रहे थे कि 400 पार का नारा लगाकर बीजेपी संविधान को समाप्त करना चाहती है। और शायद यही कारण रहा कि इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत से दूर रही। पर अब विपक्ष की इन बातों की काट बीजेपी को शायद मिल गई है। इसी वजह से केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में इसकी घोषणा कर दी है। संविधान की आड़ में चल रहे दोनों दलों की सियासत को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि ये उन्होंने शुरुआत की थी, इंडिया गठबंधन ने संविधान बचाओ, और उसके तहत वो सत्ता की प्यासी करना चाहते थे। हाँ। और उस समय चुनाव का दौर था और चुनाव में बीजेपी घिरी हुई थी, तो इसलिए उसका करारा जवाब नहीं दे पा रही थी, रैलियां चल रही थी। लेकिन चुनाव संपन्न होने के बाद जब सत्ता एनडीए को गठबंधन मिला और मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बने, फिर उसके बाद उन्होंने फिर से वही लोकसभा में संविधान बचाओ और उनके जो गठबंधन के लोग थे उस तरह से बात करी। तो उसके प्रतिस्वरूप उनकी रणनीति बनी और उन्होंने कहा कि देश में अगर लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जो लोकतंत्र जिसके सनातन की प्रक्रिया में लोकतंत्र है, जिसकी मानवता में लोकतंत्र है, जिसके विचारधाराओं में नागरिकों में लोकतंत्र है, उसको लोकतंत्र को खत्म करने वाले 25 जून 1975 में इमरजेंसी लगाने वाली इंदिरा गांधी थी और वो कांग्रेस मूल की थी। अब बात यहाँ पे निश्चित रूप से देखिए, किसी भी चीज की गणना अगर होती है तो वो इतिहास उसमें समावेश होता है। आज आपने अभी पूछा उनसे, प्रश्न किया था कि अगर राहुल गांधी माफी मांग चुके हैं तो उसको बात को खत्म करना चाहिए। आपने इस तरह से देखिए, अगर आपातकाल नहीं लगा होता तो फिर से 1977 में चुनाव नहीं होते और चुनाव होने के बाद जनता पार्टी नहीं आती और जनता पार्टी के गठबंधन से सरकार नहीं बनती और सरकार के बाद फिर कांग्रेस उसको तोड़ती नहीं और फिर 1980 में भारतीय जनता पार्टी नहीं बनती। अगर आपातकाल के कारण ही अगर इतिहास में माना जाए तो भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और भारतीय जनता पार्टी जो गठन हुए वो आपातकाल की स्थिति, एक आपातकाल, और उसके बाद कांग्रेस ने जनता पार्टी को तोड़ा। उस जो पूरा एंटी कांग्रेस जो गठबंधन था उसको तोड़ के उन्होंने चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया और चौधरी चरण सिंह के प्रधानमंत्री बनाने के बाद 13 महीने की उनकी सरकार गिरा दी और फिर चुनाव में 80 में गए और 80 में जाने के बाद फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। उसके बाद ये लगा जो दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग थे मूलतः उनको लगा कि हम गठबंधन कभी भी करेंगे और कांग्रेस हमेशा तोड़ देगी। हमें अपनी बात को रखने के लिए संसद में हमको अपनी दक्षता साबित करने के लिए हमको अपना एक दल, राजनीतिक दल होना चाहिए, हमारे विचार का राजनीतिक दल होना चाहिए जो हमारी सनातन और पारंपरिक जो पद्धति है उनको बढ़ाने वाला उनके होना चाहिए। और उसी समय 25 दिसंबर 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई जिसके पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने। ठीक है, आज मैं जरा इस पर अभी जो आपने बातें यहाँ पर करी हैं जरा डॉक्टर सुमित गर्ग जी से भी बात कर लेती हूँ, क्योंकि डॉक्टर सुमित गर्ग जी देखिए, अभी आपने भूपेंद्र कुमार जी को भी सुना और वो भी साफ तौर से कह रहे हैं कि बीजेपी का जो गठन है वो भी क्योंकि आपातकाल के बाद ही हुआ है और आपातकाल की वजह से ही हुआ है, वरना बीजेपी का भी शायद गठन नहीं हो पाता। और दूसरी चीज ये कि आप लगातार इनके कार्यकाल को अब तक अघोषित आपातकाल कहते हुए नजर आए हैं और लगातार इनको घेरते हुए नजर आए हैं। सर, आप इनके अघोषित आपातकाल का मुद्दा उठा रहे हैं, आपका तो घोषित था, फिर ये उठाते हैं तो आपको दिक्कत हो जाती है। केशव जी नहीं समझे, हमें दिक्कत होती है तो इसलिए होती है कि आज के भारत की बात, जिस आपातकाल की आप बात कर रही हैं उस पर कांग्रेस पार्टी ने भी, तत्कालीन प्रधानमंत्री वीरांगना स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने भी और राहुल गांधी जी ने भी,
अपना वक्तव्य दे दिया। जहां तक आज के लोकतंत्र की बात है, सारी संवैधानिक संस्थाएं गिरवी रखी हुई हैं। जिस तरह से सरकार चाहती है उस तरह से उनको तोड़ा मरोड़ा जाता है। देश के 2 चुने हुए मुख्यमंत्री जेल के पीछे हैं। आज बेल होती है, कल दूसरा मुकदमा लगा के वापस अंदर कर दिया जाता है। ये आज का घोषित लोग आपातकाल। रेशु जी, आज विलाप लोग संविधान पर वो कर रहे हैं जिन्होंने उंगली नहीं कटवाई इस देश के संविधान को बनाने में। हमारी पार्टी के नेताओं ने इस संविधान को बनवाने में, ये संविधान कब बना? जब ये देश आजाद हुआ। आजाद कब हुआ? जब स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी। वो कौन थे? कांग्रेसी कोई नहीं मरा। ये क्या कर रहे थे? कांग्रेसी का एक किसी का खून का कतरा नहीं गिरा। ये बेकार बातें नहीं कर रहे हैं। मैं बताऊं आपको, 1975 में जो आपने जो इंदिरा जी ने जो इमरजेंसी लगाई, शांत हो जाइए, ठीक है, एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए। शांत प्रकाश जी, आप ही के पास आ रही हूँ, उसके बाद कंप्लीट करने दीजिए उनको। जी, कंप्लीट करने दीजिए, मैं आऊंगी वापस आपके पास। आपको अवसर मिलेगा ना सर अपनी बात रखने का? माफी मांग ली। आपको अवसर मिलेगा शांत प्रकाश जी, तमाम सुन लीजिए पूरी बात उनकी जान गई, उनकी वो जान वापस नहीं दिला सकते आप। आपने जो उस वक्त में जो इमरजेंसी लगाई, इंदिरा जी ने जो इमरजेंसी लगाई, जो आपातकाल लगाया, उसमें जो तमाम लोग जो है ना, जो जिन्होंने अपनी जान दे दी, उनकी जान तुम कैसे वापस करोगे? इतने बेशर्म। ठीक है, लेकिन उंगलियां तो आपके ऊपर भी उठ रही है ना, निरंतर उठ रही हैं डॉक्टर सुमित गर्ग जी। आपातकाल का एक मुद्दा ऐसा है ना जो आपका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। से बाहर आओ। आपातकाल का मुद्दा, ये बात तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि ये इतनी जल्दी आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है सुमित जी। अच्छा ठीक है, एक एक करके बात करिए। शांत प्रकाश जी, एक एक करके सर। बेशर्मी से बात कर रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है ना सर, एक एक करके बात करिए, एक एक करके बात करिए। शांत प्रकाश जी, उन पर तुमने माफी मांग ली, वीर वंदना ने माफी मांग ली। देश के प्रधानमंत्री उस भ्रष्टाचारियों को बात कह रहे हो, वीरांगना, इंदिरा को कह रहे हैं वीरांगना ने माफी मांग ली। क्या सर कोई अवार्ड मिल रहा है क्या आप लोगों को? कोई अवार्ड मिल रहा है क्या? कोई कंपटीशन हो रहा है क्या यहाँ पर कि जो जितना तेज, जितना चीखेगा, चिल्लाएगा, उसको सम्मानित किया जा रहा हो? तो ठीक है, चिल्लाइए। अंग्रेजों की गुलामी। ये क्या तरीका है सर बात करने का? एक एक करके बात कीजिए ना सर, ऐसे पूरी डिबेट खराब हो जाती है। एक एक करके बात कीजिए। रेशु जी, मैं तो बड़े आराम से अपनी ठीक है, शांत प्रकाश जी उनको सुन लीजिए, उसके बाद मैं आप ही के पास आ रही हूँ। आप ही के पास आ रही हूँ, आपको अवसर दूंगी ना सर, आप उस वक्त बात रखिएगा। ठीक है सर, आप कंप्लीट कीजिए डॉक्टर सुमित गर्ग। नेताओं के बारे में बोलो। हम अरे ठीक है सर, सुन लीजिए ना, एक बार सुन लीजिए, आपकी बारी आएगी। बेशर्मी की बात करते हो, बेशर्मी हो। ये जनता देख रही है कि आप ऐसे हैं तो आपकी जनता को दिखाने के लिए तो ये नोटिफिकेशन किया है। अरे सर, इस बात में उम्र कहाँ से आ गई? और अगर आप उनकी उम्र की बात कर रहे हैं तो आप कम से कम सम्मानजनक तरीके से आप भी बात करिए। अगर आप, मैं तो कर ही रहा हूं ना। हाँ तो ठीक है, मेरा दोनों से निवेदन है सर, डिबेट खराब मत करिए प्लीज। बात करेंगे, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी ना। कंप्लीट कीजिए जल्दी से सर, डॉक्टर सुमित गर्ग जी। मैं तो आराम से बोल ही रहा था। तो ठीक है सर, आप बोलिए ना, क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? हमारे नेताओं ने अपनी जान की कुर्बानी दी। आज उस संविधान को जो कह रहे हैं ना, 2-4 नाम बता दीजिए ना, किस किस ने जान की कुर्बानी दी है। अरे ठीक है ना, तो आप जवाब दे दीजिए सर, जवाब दे दीजिए। अरे तो आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं तो उनको जवाब दे दीजिए सर। गद्दारी करी सावरकर ने, ये कहने नहीं करी, ये मुखबरी करी वाजपेयी ने, ये कहने नहीं करी, इस देश के प्रधानमंत्री को। देखिए, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें, मेरा दोनों से निवेदन है। शांत प्रकाश जी, डॉक्टर सुमित गर्ग जी, मेरा दोनों से निवेदन। अच्छा ठीक है सर, धैर्य से बात करिए, एक एक करके सर।
भूपेंद्र कुमार जी, जिस तरीके की राजनीति हो रही है और वो भी संविधान को लेकर, इसको किस दृष्टि से आप देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, ये लोग लगातार अघोषित आपातकाल की बात कर रहे हैं पिछले 10 साल के कार्यकाल को लेकर, और बीजेपी अब क्योंकि आपातकाल का मुद्दा तो पिछले काफी समय से उठा ही रही है, आप किस तरीके से इसको देखते हैं? जो संविधान की जंग छिड़ी हुई है दोनों दलों में, क्या कहेंगे भूपेंद्र कुमार जी इसको लेकर? 3 घंटे तक आपका प्रधानमंत्री चुनाव आ रहा, काय की बर्तन पहनने की बात करते हो। डॉक्टर सुमित गर्ग जी और भी लोग हैं डिबेट में चर्चा के लिए सर। रानी पहनती है, हुई है, हमारी हुई है, करते हैं आप 6 साल के लिए इंदिरा गांधी को निष्कासित कर दिया था। मेरी रिक्वेस्ट है पैनल से, इन दोनों की ऑडियो डाउन कर दीजिए। ठीक है भूपेंद्र कुमार जी। जब उन्होंने शपथ ली और लोकसभा में जब शपथ ली और शपथ लेने के बाद कई लोगों ने जय भीम और जय फलाने और जिस तरह से अपने मतलब मीर के तहत नारे लगाए, संविधान की प्रति के ले जाके और संविधान की शपथ लेके दिखाने का उन्होंने ये किया। लेकिन जब बहस का दौर आया, जब राष्ट्रपति अभिवादन प्रस्ताव हुआ और उसमें धन्यवाद प्रस्ताव की, जब प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के लोग बोले, उस समय भी उन्होंने बात उठाई। और बात उठाने के बाद जब ये पता किया गया कि इसके कारण काफी एनडीए को नुकसान हुआ और एनडीए ने भी सोचा कि अब सबसे ज्यादा अगर संविधान का बदलने का काम किया है तो इन्हीं के शासनकाल में किया। और देश को अगर आपातकाल के दौर में जब जिसने झोंका है तो वो भी कांग्रेस थी, तो उसके तहत उन्होंने उसकी राजनीति की प्रतिक्रिया के रूप में यह एक प्रतिक्रिया, एक मील का पत्थर, एक निश्चित रूप से एक गजब के रूप में जारी करके गाड़ दिया है। ये आने वाली पीढ़ी को ये बताएंगे कि ये देखिए इस देश में इस तरह से हुआ, जिसके कारण ये पोलराइजेशन जिस तरह से वोट कर रहे थे, ये एसटी और पिछड़ा और अल्पसंख्यक वोट की तरह से जिस पैक्ट बना रहे थे उसको डाइल्यूट करने का सत्ता में बात की है। और निश्चित रूप से इतिहास कभी नकारा नहीं जा सकता। इतिहास के अपने राजनीति पार्टियां अपने अपनी तरीके से परिभाषित करती हैं और अपने तरीके से अपने सिद्धांतों और अपने हिसाब से उसको मतदान में प्रयोग करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए काम करती हैं। तो ये लड़ाई तो खत्म होने वाली नहीं है। अब तो ये दिवस बन गया है और इस आपातकाल दिवस इसको लिए बाकायदा तिथि घोषित हो गई है 25 जून। और अब ये तो आगे की राजनीति निश्चित रूप से एक बहुत ही दिशा की ओर जाएगी। एक डिवीजन होगी जो आपातकाल, तो जो छोटी पार्टियां हैं जो आपातकाल के कारण जो घिसित रही, वो कभी सेट हो जाती है इंडिया गठबंधन कांग्रेस के साथ और कभी वो बीजेपी की तरफ हो जाती है। तो वो दिशा हमेशा बदलती रहेगी और सत्ता का ध्रुवीकरण भी इसी तरह से परिवर्तित होता। ठीक है डॉक्टर सुमित गर्ग जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर संक्षेप में, क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है, जल्दी से सर एक लाइन में। भूपेंद्र जी ने कहा कि इतिहास की चीजें हैं उन्हें मिटाया नहीं जा सकता। निसंदेह भूपेंद्र जी मैं आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। इसलिए मैं रेशु जी आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री से अपील करता हूँ कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय माफीनामा दिवस भी वो घोषित कर दें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ विशेष पेशकश लोकतंत्र में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।